हेलो फ्रेंड्स, में आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे सेल के शेप और साइज के बारे में। फ्रेंड्स, हर एक ऑर्गेनिज्म में कई तरह के सेल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म और सभी सेल्स के शेप और साइज अलग-अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले सेल शेप की बात करते हैं। सेल्स बहुत सारे अलग-अलग शेप्स के होते हैं, जैसे बहुत से एनिमल्स के एग्स, जिन्हें हम ओवम भी कहते हैं, वो गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। फैट सेल्स भी समवॉट स्फेरिकल होते हैं, तो सेल्स स्फेरिकल होते हैं। कुछ सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप यानी बीच में से थिक होते हैं और वो किनारों की तरफ पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल। तो कुछ सेल स्पिंडल शेप होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स। कुछ सेल्स लंबे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स। और स्पर्म, ये भी एलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कभी-कभी नर्व सेल्स अराउंड 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। कुछ सेल्स डिस्क शेप्ड होते हैं, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, जैसे कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी आरबीसीज। ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप होते हैं। कुछ सेल्स ब्रांच्ड भी होते हैं, जैसे कि बोन सेल्स। इन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, स्टोमेटा यानी लीफ में जो टाइनी पोर्स होते हैं, उनको जो गार्ड सेल्स सराउंड करती हैं, वो गार्ड सेल्स किस शेप की होती हैं? गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होती हैं। तो कौन कौन से शेप्स देखे हमने सेल्स के? एग और ओवम ऑफ एनिमल्स स्फेरिकल, स्मूथ मसल सेल्स spindle shaped, sperm and nerve cell elongated, RBCs biconcave disc shaped, bone cells or osteocytes branched cells, and guard cells of stomata bean shaped or kidney shaped. So friends, we say that cells are of different shapes. Clear हो गया? Good. Now friends, there are certain cells that do not have a definite shape. कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका शेप डेफिनेट नहीं होता। ये अमीबा देखो आप, क्या शेप है इसका? इर्रेगुलर, यानी अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अमीबा does not have a definite shape like other organisms. अमीबा हमेशा अपना शेप चेंज करता रहता है। और ये जो पार्ट्स अमीबा की बॉडी से बाहर निकले हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं? वेरी राइट, सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं, और इसी की वजह से अमीबा का शेप चेंज होता रहता है। तो बताइए आप, अमीबा का शेप किस वजह से चेंज होता है? अमीबा का शेप चेंज होता है ड्यू टू अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ सूडोपोडिया। फ्रेंड्स, अमीबा के अलावा एक और सेल है जिसका शेप चेंज होता है, और ये सेल है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या WBCs, जो कि ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए कौन कौन से 2 सेल्स हैं जिनका शेप डेफिनेट नहीं होता? वेरी गुड, अमीबा और व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs. अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किसी भी सेल का शेप उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है? द शेप ऑफ द सेल हेल्प्स इन इट्स फंक्शनिंग। कैसे? चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पढ़ा कि नर्व सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, यानी लंबे होते हैं, है ना? नर्व सेल्स का काम क्या है?
नर्व सेल्स का काम है बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। तो लंबे होने की वजह से, लॉन्ग होने की वजह से ये नर्व सेल्स इजीली मैसेज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा पाते हैं। तो शेप से फंक्शन में हेल्प मिली ना। इसी तरह से फ्रेंड्स, आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स स्मॉल होते हैं और बाइकॉन्केव डिस्क शेप होते हैं। ये जो इनका बाइकॉन्केव डिस्क शेप है, इसकी वजह से रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी आरबीसीज ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं। तो शेप से फंक्शन में हेल्प मिली ना। और स्मॉल साइज होने की वजह से आरबीसीज इजीली नैरो ब्लड वेसल्स यानी पतली ब्लड वेसल्स में मूव कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे सेल्स के शेप उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं सेल साइज की। हमने पढ़ा था कि सेल्स बहुत छोटे होते हैं, है ना। फ्रेंड्स, सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। 1 मिलीमीटर के 1000th पार्ट को 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन कहते हैं। तो सेल्स को हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। तो देखा आपने सेल्स कितने छोटे होते हैं, और इसीलिए सेल्स को हम माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया सिंगल सेल्स होते हैं और बैक्टीरिया का साइज होता है अराउंड 0.2 से 100 माइक्रोमीटर्स। और फ्रेंड्स, आपको पता है सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती है ना, उसका एग सबसे बड़ा सेल है। और हमारी बॉडी में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स सबसे छोटे सेल्स होते हैं। इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर्स होता है। और नर्व सेल्स का साइज 100 सेंटीमीटर तक भी पहुंच सकता है। सो इन आवर बॉडी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक बट सम आर एक्सेप्शंस एंड आर विजिबल टू द नेकेड आई। अब फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एलिफेंट और रैट में सेल का साइज क्या होगा? क्या एलिफेंट में जो सेल्स होते हैं वो रैट के जो सेल्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सेल के साइज का ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज से कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एनिमल बड़ा है तो उसके सेल का साइज बड़ा होगा, और अगर कोई एनिमल छोटा है तो उसके सेल का साइज छोटा होगा। सेल का साइज उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एलिफेंट्स में और रैट्स में दोनों में नर्व सेल्स होते हैं। दोनों में ही नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और मैसेज ट्रांसमिट करने का फंक्शन करते हैं। तो समझ आया ना आपको कि द साइज ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। The size of the cells has no relation with the body size of organisms. तो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि is there any relation between the shape and size of the cell and the body size of an organism? क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज और उसके सेल्स के शेप और साइज में कोई रिलेशन है? बिल्कुल सही, कोई रिलेशन नहीं है। There is no relation between the shape and size of the cell and the body size of an organism. The shape and size of the cell is related to its
फंक्शन। किसी भी सेल का शेप और साइज उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, ना कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज से। तो फ्रेंड्स, हमने सेल के शेप और साइज के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं सेल के फंक्शंस के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। फ्रेंड्स, सारे लिविंग सेल्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या समझा हमने? ऑल लिविंग सेल्स have the capacity to perform various functions that are the characteristics of all living organisms. जैसे कि सभी सेल्स फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना? यानी रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना? तो इस तरह से सेल्स जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लिविंग सेल्स ये फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं? हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस? तो फ्रेंड्स, ये होता है थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। हमने वन ऑफ द प्रीवियस मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, है ना? यानी अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। स्टमक हम जो फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है ना? तो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड सिमिलरली फ्रेंड्स, there is a division of labor in a single cell also. इसी तरह से एक सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी सेल के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। So, a cell has some specific components that perform specific functions. यानी एक सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और सेल्स के इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, सेल्स के इन कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और हर एक सेल ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे किसी सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन है सेल में नए मटेरियल सिंथेसाइज करना यानी बनाना। किसी ऑर्गेनेल का फंक्शन है सेल में से वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना यानी रिमूव करना, और ऐसे ही बहुत से फंक्शंस। सो फ्रेंड्स, ईच सेल हैज स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट एंड दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। And these cell organelles performs a specific function like synthesis of new materials and cleaning of waste materials, etc. तो फ्रेंड्स बताइए, सेल्स डिफरेंट फंक्शंस किसकी वजह से परफॉर्म कर पाते हैं? बिल्कुल सही, सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से। Cells are able to survive and perform different functions because of cell organelles, and all these cell organelles together form the structure of cell. यानी ये सारे organelles, ये सारे cell organelles मिलकर एक सेल बनाते हैं। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑलमोस्ट किसी भी सेल में, चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हो,
उस सेल में सभी बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. So we say that almost all cells consist of the basic cell organelles irrespective of their structure and function. और ये जो सारे सेल्स होते हैं ये क्लोजली एक साथ एसोसिएट होकर काम करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका फंक्शन क्या है और वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं. तो समझ आ गया ना आपको कि किस तरह से सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और किस तरह से वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वेरी गुड. अब फ्रेंड्स, हमने जिन सेल ऑर्गेनेल्स की बात की है उनके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर सोच के बताइए. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि why is the cell called the structural and functional unit of life? क्वेश्चन क्या है कि सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? सोचिए. चलिए मैं बताती हूँ आंसर आपको. फ्रेंड्स, हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना? All living organisms are made up of cells. जैसे हमने एक्टिविटी की और देखा कि जो अनियन पील है वो सेल से मिलकर बनी है, जो हमने मस्टर्ड और ट्रेडिस्कैंशिया प्लांट की लीफ पील देखी वो भी सेल से मिलकर बनी है. इसी तरह से अगर आप चीक के इनर साइड की स्क्रैपिंग को ऑब्जर्व करो तो वो भी सेल से मिलकर ही बनी है. यानी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हर एक पार्ट सेल से मिलकर ही बना होता है. फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा था कि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं. तो इसीलिए हम सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं. समझ आया ना आपको कि क्यों हम सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं? अब बात करते हैं कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं. फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो भी फंक्शंस जरूरी होते हैं वो सारे फंक्शंस सेल की एक्टिविटीज की वजह से ही होते हैं. All the functions that are necessary for the survival of the organism are due to the activity of the cell. जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है? आप अपना हाथ या लेग्स कैसे मूव कर पाते हो? मसल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, है ना? प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से कैसे बनाते हैं? लीव्स में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं उन्हीं में ना. तो इसका मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेल की एक्टिविटी की वजह से ही होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. यानी सारे फंक्शंस सेल की एक्टिविटीज की वजह से ही होते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल लाइफ की फंक्शनल यूनिट है. तो इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells. Each and every part of the body of an organism is made up of cells. All the multicellular organisms start their life as a single cell and thus we say that cell is the structural unit of life. All the functions that are necessary for the survival of the living organisms are due to the activity of the cell. In unicellular organisms, a single cell carries out all the functions
And in multicellular organisms, a group of cells perform specific function. And thus, we say that cell is the functional unit of life. सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को हमने क्या कहा था? वेरी गुड, सेल ऑर्गेनेल्स. क्या हैं सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स आर द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद इन द सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. हमने कहा था कि ये सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं. तो चलिए देखते हैं कि सेल में क्या क्या होता है. What is the structural organization of cell? फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमें ऑलमोस्ट हर सेल में ये 3 फीचर्स जरूर दिखते हैं. क्या हैं वो 3 फीचर्स? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. So the 3 features present in almost every cell are cell membrane or plasma membrane, nucleus and cytoplasm. तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं तीनों फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. फ्रेंड्स, किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. What is cell membrane or plasma membrane? The outermost covering of the cell is called the cell membrane or the plasma membrane. ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, पतली होती है यानी थिन होती है, डेलिकेट होती है और ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है. फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर बनी होती है और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, उसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं. तो हमने क्या पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? हमने पढ़ा कि द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज लिविंग, थिन, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन and it is made up of lipids and proteins. फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड व्हाट इज मेंट बाय सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सो? तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर आने और बाहर जाने देती है. ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाए और कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ जाए. ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स. और इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत से सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने से रोकती भी है. तो समझ आया ना आपको? Why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? The plasma membrane is called selectively permeable membrane because it allows only some selected substances or molecules to come in and go out of the cell. और फ्रेंड्स, आपको पता है कि इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या करती है? तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक शेप देती है. इट प्रोवाइड्स अ शेप टू द सेल. तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या करती है? कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है और सेल को एक स्पेसिफिक शेप भी देती है. तो क्या समझा आपने? What are the functions of plasma membrane? The functions of plasma membrane are: first, to allow the entry and exit of selected substances, because of which it is also called selectively permeable membrane. And second function is to provide a shape to the cell.
अब फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि सेल में सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट कैसे होता है पता है आपको? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। How does the movement of substances take place into the cell and how do substances move out of the cell? Substances सेल के अंदर कैसे जाते हैं और substances सेल से बाहर कैसे जाते हैं? तो फ्रेंड्स, substances का मूवमेंट सेल में दो तरह से होता है, डिफ्यूजन से और ऑस्मोसिस से। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या है? इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। जैसे अगर आप रूम के किसी कॉर्नर पर अगरबत्ती जलाओ और थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद आपको पूरे रूम में अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है ना? ये किस वजह से हुआ है? डिफ्यूजन की वजह से। तो क्या है डिफ्यूजन? जब कोई सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करता है तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। क्या है डिफ्यूजन? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फ्रेंड्स, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना? ये एक वेस्ट मटेरियल है और इसे सेल से बाहर निकलना होता है, ये तो हमें पता ही है। तो ये मूवमेंट कैसे होता है पता है आपको? डिफ्यूजन से। कैसे? चलिए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, जब भी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में अक्यूमुलेट हो जाता है और बाहर, सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है, तब क्या होता है? What happens when the concentration of carbon dioxide increases inside the cell in comparison to its concentration outside the cell? तो फ्रेंड्स, जैसे ही सेल के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट होता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में मूव करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स बाय डिफ्यूजन। And friends, similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion. ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही सेल के अंदर एंटर करती है। कब? जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उसके आउटर एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में कम हो जाता है। So what happens? When the concentration of oxygen decreases inside the cell, oxygen enters the cell by the process of diffusion. तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा हो जाता है तो वो डिफ्यूजन से बाहर चली जाती है, ठीक है ना? और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल में कम हो जाता है तो ऑक्सीजन बाहर से सेल के अंदर आ जाती है। So in this way, diffusion plays a very important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. तो इस तरह से डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात डिफ्यूजन की। क्या होता है डिफ्यूजन में? When the concentration of carbon dioxide is more inside the cell in comparison to the outer environment, carbon dioxide moves out from the cell by diffusion. And when the concentration of oxygen is less inside the cell in comparison to the outer environment, oxygen moves inside the cell by diffusion. अब फ्रेंड्स, वाटर ये भी डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है और अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ
मूव करता है। कैसे? ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। और ऑस्मोसिस क्या है? The movement of water molecules from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. यानी ऑस्मोसिस भी वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, बट एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी वो मेम्ब्रेन जो केवल कुछ सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू पास होने देती है। तो फ्रेंड्स, जब सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इनसाइड द सेल, तब वाटर बाहर से सेल के अंदर आ जाता है। और जब वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होता है तो वाटर सेल से बाहर चला जाता है। समझ आया कैसे होता है वाटर का मूवमेंट? When the concentration of water is more inside the cell, then the water moves out of the cell through the plasma membrane. And when the concentration of water is less inside the cell than outside, water from the surroundings enters the cell. That is, moves inside the cell. तो समझ आ गया आपको ऑस्मोसिस की प्रोसेस? पढ़ा कि the cells are of different shapes like spherical, spindle shaped, elongated, disc shaped and branched. Some cells do not have a definite shape like amoeba and WBCs. We also discussed that cells are very small. They are measured in the fractions of a millimeter, that is in micron. In our body, red blood corpuscles are the smallest and nerve cells are the longest cells. And we also discussed that the shape and the size of the cell has no relation with the body size of the organism. The shape and size of the cell is related to its function. All living cells have the capacity to perform various functions that are the characteristics of all living organisms. A division of labor is found within the cell. Each cell possesses specific components within it known as cell organelles. Cell organelles perform specialized functions. Cells are able to survive and perform various functions because of these cell organelles. And almost all cells consist of these cell organelles irrespective of their structure and function. Very good. हमने पढ़ा the three features present in almost every cell are cell membrane or plasma membrane, nucleus and cytoplasm. The outermost covering of the cell is called the cell membrane or the plasma membrane. It is made up of lipids and proteins. It provides a shape to the cell. The plasma membrane is called selectively permeable membrane because it allows only some selected substances or molecules to come in and go out of the cell. The movement of substances takes place in cell by diffusion and osmosis. The spontaneous movement of a substance from a region of its higher concentration to a region where its concentration is less is called diffusion. The movement of water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. And carbon dioxide and oxygen moves by diffusion and water moves by osmosis. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया।